अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप ना मुझसे ज़रा भी प्यार नहीं करते, माहिरा ने मुंह बसोड़ कर ज़रा ऊंची आवाज़ में कहा। तो तैमूर ने घबरा कर अपने से कुछ फासले पे बैठी अपनी छोटी बहन मीना को देखा, जो सर झुकाए अपने नोट्स बना रही थी। मीना बज़ाहिर अपने काम में मगन थी, फिर भी उसका सारा ध्यान भाई और भाभी में ही था। माहिरा क्या हो गया है? मीना बैठी हुई है, बच्ची है वो। तैमूर ने धीमी आवाज में माहिरा को घुड़का, लेकिन ये सुनकर तो माहिरा का गुस्सा कम होने की बजाय उबलते दूध की तरह बाहर निकलने को बेताब होने लगा। वो नाराजी से तैमूर को घूरकर सामने टीवी की तरफ देखने लगी। माहिरा, तैमूर ने मीना की तरफ देखते हुए नजरें चुरा कर उसका हाथ थामना चाहा, जिसे हस्बे तवक्को माहिरा ने झटक दिया। तैमूर ने भी खफकी से माहिरा को देखा, जिसकी नजरें अभी भी टीवी पे जमी हुई थी। मीना बेटा, मेरे लिए एक कप चाय बना दोगी? चंद लम्हों के बाद तैमूर ने मीना को वहां से उठाने के लिए चाय बनाने का बहाना किया। मीना ने नोट से नजरें उठाकर तैमूर को देखा और ताबेदारी से सर इस बात में हिला के उठ खड़ी हुई। उसके लाउंज से निकलते ही माहिरा भी रिमोट रख कर उठ खड़ी हुई। माहिरा, तैमूर के लहजे में सरजनिश थी। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, क्योंकि आपसे बात करने का कोई फायदा ही नहीं। हर बार की तरह आपके पास अपने हक में ढेर सारे दलाइल होंगे। थोड़ा सा इंतजार माहिरा, फिर सब ठीक हो जाएगा। मुझे बस मेरी जिम्मेदारियां पूरी कर लेने दो। फहद की स्टडी मुकम्मल होने वाली है। मीना की शादी के बाद फिर हम अपनी जिंदगी आज़ादी से जिएंगे। पता नहीं आपकी समझ में ये बात क्यों नहीं आती। जिंदगी जीने के लिए सदियां नहीं, बस कुछ लम्हे चाहिए होते हैं, और आपके पास मुझे देने के लिए सब कुछ है, मगर वो लम्हे ही नहीं। माहिरा रोना नहीं चाहती थी, मगर आंसू नाफरमान औलाद की तरह कहने में कब थे। आंखों की झील से मोतियों की मानिंद बिखरने लगे। तुम कभी मुझसे खुश नहीं हो सकती। तैमूर ने गहरा सांस लेकर माहिरा को देखा। और आप कभी मुझे नहीं समझ सकते। माहिरा ने भी दू बदू कहा। हर चीज की उम्र होती है, हर चीज का वक्त होता है, लेकिन ये मैं आपको नहीं समझा सकती। क्यों नहीं समझ सकता मैं ये सब? मैं पागल हूँ, चुगद हूँ, घामड़ हूँ? तैमूर ने अपना गुस्सा काबू करते हुए शौकी से कहा और माहिरा का हाथ पकड़ लिया, जिसे उसने इस बार फिर छुड़ाने की कोशिश नहीं की थी। माहिरा यार, मैं सच्ची में तुमसे मोहब्बत करता हूँ, और बहुत करता हूँ। अभी अल्फाज मुकम्मल भी नहीं होने पाए थे कि मीना का सरापा किचन के दरवाजे पे नमूदार हुआ। तैमूर ने जल्दी से घबरा कर माहिरा का हाथ छोड़ दिया। माहिरा को तैमूर का यूं हाथ छोड़ना बहुत बुरा लगा। वो गुस्से से तन फन करती अपने कमरे में चली गई और बेड पे गिर के रोने लगी। वो ये काम बहुत फुर्सत से कर सकती थी, क्योंकि वो जानती थी तैमूर अगले कई घंटों तक कमरे में आने वाला नहीं है, और जब तक वो कमरे में आएगा उसे बस एक ही फिक्र होगी, और वो जल्दी से लेटकर सोने की थी। माहिरा से उसकी बात अब सुबह जागने पे ही होना थी, वो भी नाश्ते और अपनी चीज़ों के मुतालिक। माहिरा रोते रोते कब सोई उसे खुद भी खबर ना हुई। अगले रोज मीना अकेडमी गई हुई थी और तैमूर अपनी अम्मी नाला बेगम के पास बैठा हुआ था। माहिरा शाम की चाय बनाकर लाउंज में ही ले आई थी, साथ में उसने कबाब फ्राई किए थे। वैसे अम्मी, एक बात तो है, आपकी बहू के हाथ में बहुत जायका है। तैमूर ने लंबा सांस लेकर कबाबों की खुशबू को अपने अंदर उतारते हुए खुश दिली से कहा। नायरा बेगम ने फकत सर हिलाने पे ही इक्तफा किया। उनको चाय देने के बाद माहिरा ने अपनी चाय का कप लिया और सोफे पे बैठ गई और छोटे छोटे घूंट लेने लगी। नायला बेगम ने हाथ में पकड़ी तस्बीह को मुकम्मल किया और एक तरफ रखकर कबाब की प्लेट उठा ली। बहू, बुरा मत मानना, ये चौंचले अब अपने कमरे में बैठकर किया करो। और तुम, अब के वो तैमूर की तरफ मुतवज्जो हुई। वो तो चलो गैर है, इस घर में नई आई है। तैमूर, तुम्हें तो कुछ लिहाज करना चाहिए। तुम्हारी छोटी कंवारी बहन घर में होती है, तुम्हें खुद सोचना चाहिए ये फिल्मी सीन मारने से पहले। माहिरा तो क्या, तैमूर भी एक लम्हे को सिपटा गया। क्या हुआ है अम्मी? उसने चमचा अपनी प्लेट में वापस रखते हुए पूछा। माहिरा पहले ही चाय का कप रख चुकी थी। तुम्हें अपनी बीवी से जितना भी प्यार हो,
ये तुम उसे कमरे में बिठा कर बता दिया करो, ताकि उसे यूं सरेआम पूछना ना पड़े। और ये बेहयाई के मुजाहरे, हाथ पकड़ना, देखना दिखाना अपने कमरे में बैठ कर किया करो। मेरी मासूम कंवारी जवान बेटी के सामने ये गुल मत खिलाया करो। वो बेचारी इतनी शर्मिंदा हो रही थी, मगर तुम्हें कहाँ एहसास, तुम्हें तो बस नई नवेली बीवी से ही फुर्सत नहीं। नायला बेगम ने हाथ उठाकर कहा तो तैमूर शर्मिंदा हो गया। मायरा ने तैमूर की तरफ देखा कि शायद वो अपने दिफा में अपनी माँ को कुछ कहे, मगर वो तो माहिरा को गुस्से की लहर ने जला के खाकस्तर कर दिया। कैसा बुज़दिल मर्द है, उसने खुद ही अपने हक में बोलने की हिम्मत की। आंटी, ऐसी कोई बात नहीं, जैसे मीना ने आपको बढ़ा चढ़ा कर बताई है। हाथ पकड़ लेना या देख लेना मियाँ बीवी का वो भी बेहयाई कहाँ से हो गई। और वैसे भी मेरी और तैमूर की बहस हो रही थी। मैं उठ के कमरे में जाने लगी, तैमूर ने मुझे रोकने के लिए मेरा हाथ पकड़ लिया और बस बस बीबी बस, मुझे मत सिखाओ। तुम्हारे घर में ये बातें आम होती होंगी, तुम्हारे भाई भाभी बहनें उनके शोहर ये खुले आम करते होंगे। हमारे यहाँ इन बातों को मायूब समझा जाता है, भले मियाँ बीवी ही करें। और वैसे भी मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ, तुमसे नहीं। तुम मेरी बात सुन रहे हो ना तैमूर, मैं तुम्हें क्या कह रही हूँ। नायला बेगम ने रुख बदल कर तैमूर को मुखातिब किया तो उसने जल्दी से असबात में यूं सर हिलाया जैसे वो कोई गुनाह करता पकड़ा गया हो। और बेइज्जती के शदीद एहसास से माहिरा का चेहरा सुर्ख होने लगा, लेकिन वो चुपचाप उठकर अपने कमरे में चली आई कि मजीद एक लफ्ज़ भी अगर वो अपनी सच्चाई में बोलती तो यकीनन नायला बेगम उसे अपनी तौहीन गर्दानती। माहिरा और तैमूर की अरेंज मैरिज थी। माहिरा ने तो शादी से पहले कभी तैमूर का जिक्र भी कहीं नहीं सुना था। ये एक रिश्ता कराने वाली के जरिए ही उसका रिश्ता आया था और उसके घर वाले तैमूर की अच्छी तालीम और स्टेटस के बाइस मान गए थे। माहिरा 4 बहन भाइयों में आखिरी नंबर पे थी तो तैमूर 3 बहन भाइयों में पहले नंबर पर। तैमूर से छोटा फहद और सबसे छोटी मीना थी जो अभी FSC कर रही थी। तैमूर और माहिरा की शादी को अभी थोड़ा अरसा ही हुआ था, फकत 9 माह गुजरे थे, मगर माहिरा को यूं लगता जैसे 9 साल या 9 सदियां गुजर गई हों। माहिरा खुलकर जीने की आदी थी तो तैमूर पर पूरे घर की जिम्मेदारी के अलावा और भी कई तरह की पाबंदियां थी जिन्हें उसने हर हाल में पूरा करना था। लेकिन माहिरा अब इन पाबंदियों और हर लम्हा महसूर रहने के एहसास से ही थकने लगी थी। हर वक्त नायला बेगम की घूरती, उसका मुआयना करती आंखें, तो मीना का इधर उधर फिरता वजूद, हर वक्त यूं ना करो ऐसे ना करो कि तलवार सर पे लटकती रहती। एक जरा सा हाथ पकड़ने पर इस तरह का रवैया उसे सुलगा ही गया था। मुंह पर पानी के छींटे मारने के बाद वो कमरे में आई तो तैमूर कमरे के बीचों बीच चेहरे पे नाराजगी सजाए खड़ा था। माहिरा उसे नजरअंदाज करती ड्रेसिंग टेबल के सामने आ खड़ी हुई और आईने में अपने अक्स को देखने लगी। इंतहाई बदतमीज लड़की हो तुम, तालीम ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। तैमूर ने आगे बढ़कर माहिरा का बाजू दबोच के उसे झटका देते हुए कहा। एक सिसकारी माहिरा के लबों से निकली, छोड़े मुझे, उसने कहकर तैमूर की तरफ देखा। अम्मी से क्यों बदतमीजी करके आई हो? वो मेरी माँ है। अगर वो आपकी माँ है तो मैं आपकी बीवी हूँ। उनकी इज्जत करना आप पे फर्ज है तो मेरी इज्जत करवाना भी आप पे फर्ज है। उनके सामने यूं बैठे थे जैसे आपकी बीवी नहीं कोई गैर लड़की हूँ, भगा के लाए हो मुझे। माहिरा का लहजा भीगने लगा। वो ठीक कह रही थी। तैमूर ने गुस्से से माहिरा का बाजू छोड़ा। अगर वो ठीक कह रही थी तो गलती फिर भी आपकी है। आपने अपनी बहन के सामने क्यों मेरा हाथ पकड़ा? माहिरा ने कहा और जाकर बेड पे बैठ गई। सब तुम्हारी वजह से होता है, तुम्हारा कभी मूड ठीक ही नहीं होता। मैं ऐसा ही हूँ और ऐसा ही रहूंगा। घर में सिर्फ तुम नहीं हो जिसके पल्लू से मैं खुद को बांध के बैठ जाऊं या घर आते ही तुम्हें कमरे में लेके बैठ जाऊं। तैमूर के लहजे में ऐसा कुछ जरूर था जिसने माहिरा के अंदर कुछ तोड़ा था और बहुत जोर से टूटा था। मेरी माँ है, बहन है, भाई है, जब तक मीना की शादी नहीं हो जाती मैं ये तुम्हारे चौंचले पूरे नहीं कर सकता। मेरी बहन अभी बहुत मासूम और शर्मीली है। मैं तुम्हारे पीछे पीछे यूं दुमछला बन के नहीं फिर सकता। तुमने शायद ऐसे ही मर्द देखे होंगे, लेकिन हमारे यहाँ ये रिवाज और ये तरीका कार नहीं चलेगा। अगर तुम्हें ये सब मंजूर है तो ठीक, वरना चली जाओ अपने घर, मुझसे अलग हो जाओ और कोई अपनी पसंद का ढूंढ लो जो तुम्हारे पल्लू से बंधा रहे, तुम्हारे चोंचले ही उठाता रहे। तैमूर ने बेरहमी से कहकर माहिरा की तरफ देखा
जो हैरत से मुंह खोले अपने शोहर के ख्यालात सुन रही थी। थोड़ी सी तवज्जो की, लगावट की, ख्वाहिश की ये कीमत अदा करना पड़ेगी, माहिरा ने कब सोचा था। तैमूर कह के जा चुका था, माँ बहन के सामने सरापा मोहब्बत बन जाने वाला शख्स कितनी बेरहमी से बीवी के जज्बात को उसके मुंह पे मार गया था। आंसू आंखों में नहीं, अब दिल पे गिर रहे थे। माहिरा कितनी ही देर बेहिस्सो हरकत अपनी जगह पे बैठी रही। उसका दिल चाह रहा था वो कहीं गायब हो जाए, मगर वो चाह सकती थी, ऐसा कर नहीं सकती थी। फिर आने वाले कुछ दिनों में माहिरा की तबीयत कुछ गिरी गिरी सी रहने लगी। थोड़ा सा काम करते ही उसका सर चकराने लगता, दिल मतली करने लगता। उस दिन तैमूर घर पे ही था। माहिरा को क्या करते देखकर रिमोट रखकर उसके पास चला आया। क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही? तैमूर उसके माथे पे फिक्रमंदी से हाथ रखकर बोला, जिसे माहिरा ने आहिस्ता से हटा दिया। ठीक हूँ मैं, वो कह के पलटी। तुम मुझे ठीक नहीं लग रही। तैमूर के लहजे में फिक्रमंदी थी। फहद, मीना और आंटी लाउंज में बैठे हैं, आप जाएं यहाँ से, माहिरा ने वॉश बेसिन के पास खड़े होकर कहा। तैमूर को वहीं खड़े देखकर माहिरा खुद ही वहाँ से चली आई। मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूँ। मैं आंटी के साथ चली जाऊंगी, माहिरा ये कह के किचन में चली आई। तुम हर बात में जिद क्यों करती हो? मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। तैमूर को जाने आज क्या हुआ था, वो उसके पीछे पीछे ही किचन में चला आया। मुझे आपकी फिक्र और तवज्जो की ज़रूरत नहीं। आप भूल रहे हैं, आप मेरे शोहर नहीं, पहले बेटे और भाई हैं। मीना और फहद क्या सोचेंगे, और आंटी को सख्त बुरा लगेगा कि आप मुझे यूं डॉक्टरों के पास ले लेके फिरें। मैं फिर से वो सब नहीं सुनना चाहती, और मैं कह रही हूँ ना, आंटी के साथ चली जाऊंगी, आप जाएं यहाँ से। माहिरा को तैमूर के खड़े होने से सख्त उलझन हो रही थी। मैं तुम्हारा शोहर हूँ माहिरा, तुम्हें मेरा होना अच्छा लगना चाहिए, मगर तुम। तैमूर उसकी उलझन को महसूस करके बुरा मनाकर बोला था। लेकिन उस दिन के बाद से माहिरा ने तैमूर से रूठने, जिद करने, बाहर जाने, यहाँ तक के बातें करने की भी कोशिश नहीं की। वो पास थी मगर दस्तरस से दूर लगती थी। तैमूर को शायद ये सब महसूस भी ना होता अगर वो अपनी माँ और बहन की बातें ना सुन चुका होता। अम्मी, आप फहद भाई को देख रही हैं ना, अकड़ दिखाने लगे हैं। मीना की झुंझलाई हुई आवाज़ तैमूर के कानों में पड़ी। वो आज जल्दी घर आ गया था। माहिरा ने अकबी सेम में मशीन लगाई हुई थी और मीना नायला बेगम के साथ कमरे में मौजूद थी। तुम फिक्र न करो, जिस तरह मैंने तैमूर को माहिरा के साथ रख के भी बड़े तरीके से दूर कर दिया है, इसी तरह फहद की लगामें भी खींचना आती हैं मुझे। सब ठीक कर लूँगी। ये अय्याशियाँ, चालाकियाँ, ये ड्रामेबाजियाँ मेरे घर में नहीं चलेंगी। जुमा 8 दिन होते नहीं लड़कियों से मिले कि माँ बहन पे भी इनको तरजीह देने लगते हैं। सीधा कर लूँगी फहद को भी, जैसे तैमूर को किया है। ये आपकी गलत फहमी है अम्मी। तैमूर भाई वो देखते और समझते हैं जो आप उन्हें समझाती हैं, और फिर इसमें ज़्यादा हाथ तो खुद माहिरा भाभी का भी है। वो खुद तैमूर भाई से पीछे हट गई हैं। उस दिन तैमूर भाई ने इतनी इंसल्ट की थी भाभी की, वो बेचारी तो चुप ही हो गई। आपने खुद ही तो मुझे भाई के पीछे जाने का इशारा किया था। मैं छुप के उनके कमरे में सारी बातें सुन के आई थी, मैंने आपको बताया था ना। लेकिन वो तैमूर और माहिरा भाभी हैं, यहाँ फहद है जिसके सर पर मरीना का इश्क सवार है। लेकिन अम्मी, मैं आपको पहले बता रही हूँ, फहद भाई की शादी से पहले मेरा मसला हल कर दें। मुझे नोमान से शादी करना है, मैं उसे पसंद करती हूँ। माहिरा का हाथ पकड़ने पे शर्मा कर, मासूम सूरत बना कर फिरने वाली मीना का ये रूप तैमूर को हैरान कर गया। अच्छा करती हूँ कुछ ना कुछ, नायला बेगम की पुरसोच आवाज़ तैमूर के कानों से टकराई। वो तेजी से लाउंज में पड़े सोफे पे आ बैठा। आप कब आए? माहिरा अभी अभी लाउंज में दाखिल हुई थी। तैमूर को सोफे पे बैठा देखकर हैरानगी से इस्तफसार किया। तैमूर ने गर्दन घुमाकर माहिरा की तरफ देखा, जो उस पे सरसरी सी नजर डाल के मुड़ चुकी थी। पहले उसकी आमद पे माहिरा के चेहरे के रंग खिल जाते थे। उसकी आवाज़, उसका लहजा और उसका जोश दीदनी होता था। मगर आज उसने महसूस किया था कि ये माहिरा वो माहिरा नहीं थी जो बेचैनी से उसकी आमद की मुंतजिर होती थी। माहिरा के अंदाज में हैरत थी, जोश या खुशी नहीं थी। जाने आज तैमूर के दिल को क्यों कुछ हो रहा था, कहीं कुछ खो जाने का एहसास था। तैमूर ने गहरा सांस लेकर अपने अंदर की घुटन को बाहर निकाला।
आज وہ ماہرہ کے پیچھے اپنے بیڈ روم میں جانا چاہتا تھا، مگر خود کو کمزور محسوس کر رہا تھا، اتنی جرت نہیں کر پا رہا تھا کہ اپنی جگہ سے اٹھے اور والہانہ پن سے ماہرہ کے پیچھے کمرے میں جائے۔ میں آنٹی کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہوں۔ ماہرہ سر پہ چادر اوڑھتے ہوئے کچن میں آئی، جہاں تیمور ابھی بھی شیلف سے ٹیک لگائے جانے کن سوچوں میں گم کھڑا تھا۔ ماہرہ نے الجھ کر تیمور کو دیکھا، کل سے وہ عجیب سا لگ رہا تھا۔ ماہرہ نے سر جھٹکا اور کچن سے باہر نکل آئی، اس کے عقب میں تیمور بھی تھا۔ نائلہ بیگم نے تیمور کو یوں ماہرہ کے پیچھے جاتے دیکھا تو غصے سے ماتھے پہ تیوری ڈالتے ہوئے بولی، شوہر سے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہمارے یہاں مردوں کو گھر کے ہر معاملے میں نہیں گھسیٹا جاتا، یہ مسائل گھر کی بڑی بوڑھیاں ہی حل کرتی ہیں۔ میں تمہارے ساتھ چل تو رہی تھی، لیکن نہ جی تم لوگوں کے چونچلے ہی پورے نہیں ہوتے۔ جانے کیوں تیمور کے ساتھ ماہرہ کو دیکھ کر نائلہ بیگم سے اپنا آپ سنبھالنا مشکل ہو جاتا تھا۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن تیمور کی شادی کے بعد سے ان کا یہ مرض بڑھنے لگا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو بیوی کے ارد گرد جب بھی دیکھتی ان کا فشار خون جیسے بڑھنے لگتا۔ بلڈ پریشر کی دوائی تو وہ ویسے بھی کھاتی تھی، اب وہ شوگر کی مریضہ بھی ہو چکی تھی۔ انہیں لگتا تھا ماہرہ کے اس گھر میں آنے کے بعد سے جیسے تیمور ان سے دور ہو گیا ہے، ہر چیز میں اپنی بیوی کو اہمیت دینے لگا ہے، ہر جگہ بیوی کے ساتھ جانا پسند کرتا ہے۔ انہیں آج بھی یاد تھا جب تیمور کو کمپنی کی طرف سے گاڑی ملی تھی تو گاڑی گھر کے باہر کھڑی کر کے اس نے سب سے پہلے ماں کو اگلی سیٹ پہ بٹھایا تھا اور نائلہ بیگم سے کہا تھا، یہ سیٹ ہمیشہ آپ ہی کی رہے گی۔ نائلہ بیگم نے چھیڑنے کے لیے ہی کہا تھا، دیکھیں گے تمہاری بیوی آنے کے بعد، تو تیمور نے ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تھا، امی آپ کی جگہ کوئی بھی نہیں لے سکتی، خواہ بیوی ہی کیوں نہ ہو۔ اور انہیں یاد تھا تیمور ان کے بنا گاڑی ہی نہیں چلاتا تھا، کہیں جانا ہوتا پہلے ماں کو فرنٹ سیٹ پہ بٹھاتا۔ وہ تیمور بیوی آنے کے بعد کتنا بدل گیا تھا۔ اب اگر ماہرہ کہیں جانے سے انکار کرتی تو تیمور بھی منہ بسوڑ کے بیٹھ جاتا، یا جاتا بھی تو بالکل خاموش۔ ماہرہ کہیں جانے پہ رضامند ہو جاتی تو تیمور بھی خوشی خوشی گاڑی دوڑاتا ہوا ان سب کو وہاں لے جاتا۔ پہلے وہ ماں اور بہن کے لیے بیش قیمتی تحائف لاتا تھا، لیکن شادی ہونے کے بعد سے اس کی ترجیحات بدل گئی تھیں۔ اب وہ سب سے مہنگا تحفہ ماہرہ کے لیے لاتا، بہن اور ماں کو تو بس یوں ہی ٹرکھا دیتا۔ اور بیٹے کی ذات میں آئی شادی کے بعد سے یہ تبدیلیاں نائلہ بیگم نے نہ صرف محسوس کر لی تھی بلکہ ان کا تدارک بھی کر لیا تھا۔ انہوں نے تیمور کی شادی میچور ہونے کے بعد کی ہی اس لیے تھی کہ کہیں چھوٹی عمر میں شادی کرنے کے باعث ان کا بیٹا بیوی کے جال میں ہی نہ پھنس کے رہ جائے، اسی کی زلفوں کا اسیر ہو کر اپنے گھر والوں سے نظریں نہ پھیر لے۔ لیکن بیٹا میچور ہونے کے باوجود جب بیوی کی زلفوں کا اسیر ہونے لگا تو انہوں نے بھی بہت طریقے سے اس کی ڈوریاں کھینچی تھی اور اس کے پیش پھر سے کس دیے تھے، ایسے کسے تھے کہ اب تو وہ ماہرہ کو شاید اپنے بیڈ روم میں بھی محبت پاش نظروں سے نہیں دیکھتا ہوگا۔ اور یہ بات نائلہ بیگم کے لیے انتہائی باعث اطمینان تھی۔ وہ ماہرہ جو آج تیمور کے بچے کی ماں بننے والی تھی، ان کی نسل کو آگے بڑھانے والی تھی، نائلہ بیگم کو جانے کیوں اس سے خار محسوس ہوتا تھا۔ تیمور کے ارد گرد بھی اسے دیکھ لیتی تو ان کے اندر حسد اور جلن پیدا ہو جاتی، ایسے جیسے کہ خدا نخواستہ ماہرہ ان کی بہو نہیں بلکہ ان کی سوتن ہو۔ میں نے کچھ نہیں کہا ان سے، ماہرہ نے آہستہ سے کہا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ تیمور کے دل کو کچھ ہوا، وہ ماں کی بات سن چکا تھا اور بیوی کی بھی۔ ماہرہ اس کی شریک سفر تھی مگر اس سے کتنی دور ہو گئی تھی۔ تیمور نے ان کے ساتھ جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گیا۔ بیڈ پہ لیٹ کے سوچنے لگا، میں ماہرہ کو منا لوں گا، پتہ نہیں امی نے ایسا کیوں کیا، انہوں نے نہیں، میں نے کیا ہے، سب غلطی تو سب میری ہی ہے۔ اسے اچانک ہی احساس ہوا تھا، ماہرہ بالکل ٹھیک کہتی تھی، مجھے رشتوں میں اعتدال رکھنا ہی نہیں آیا۔ میں نے ماں کو بیوی کی جگہ دے دی اور بیوی کو تو کوئی مقام دے ہی نہ پایا۔ لیکن اب ایسا نہیں ہوگا، میں ماہرہ سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لوں گا، میں اپنے رویے کا ازالہ کروں گا۔ تیمور نے کمرے میں چکر لگاتے ہوئے سوچا تھا، رشتوں میں اعتدال نہ ہو تو ہم بہت سے رشتوں کو اپنے ہاتھوں سے کھو دیتے ہیں۔ یہ بات تیمور کی سمجھ میں آ گئی تھی، شکر ہے ابھی بات بہت آگے نہیں بڑھی تھی
بہت دیر نہیں ہوئی تھی، ورنہ جو دھمکیاں وہ ماہرہ کو لگا چکا تھا، اگر کسی اور لڑکی کو لگاتا تو کب کا ان کا رشتہ ختم ہو چکا ہوتا۔ یہ تو ماہرہ کی اعلیٰ ظرفی تھی کہ اس نے تیمور کی ہر بات کو برداشت کیا تھا اور خود کو بالکل بدل کے اپنے تمام حقوق سے دستبردار ہو کر بھی تیمور کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی۔ کتنی اچھی، نیک، شریف لڑکی ملی مجھے، لیکن میں اسے بیوی کے مکمل حقوق نہ دے سکا۔ جو کیا اس کا احساس ہو گیا اور شکر ہے جلد ہو گیا۔ تیمور نے سوچا اور اپنا سر کرسی کی پوچھ سے ٹکا لیا اور بے صبری سے ماہرہ کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ وہ جانتا تھا آج ماہرہ اس کے لیے کیا خوشخبری لانے والی ہے، لیکن ماہرہ یہ نہیں جانتی تھی کہ آج جس تیمور کے پاس وہ جانے لگی ہے وہ واقعی میں ایک مرد ہے اور اس کا شوہر ہے، نہ کہ پہلے کسی کا بیٹا یا بھائی۔ یقین مانیے اگر رشتوں میں سے یہ بے اعتدالیاں ختم ہو جائیں تو ساس بہو کیا، دنیا کا ہر رشتہ اعتدال کے ساتھ آپس میں پیار، محبت اور سلوک کے ساتھ نبھایا جا سکتا ہے۔ لیکن ماہرہ، تیمور اور ان کی ساس کی یہ کہانی تو اب ہمارے معاشرے کے ہر گھر کی کہانی بن چکی ہے۔ اس لیے اللہ کے حضور دعا گو ہیں کہ وہ ہر ساس کو نیک دل اور نیک فطرت بنائے۔ اسی طرح اللہ ہر لڑکی کو اپنی ساس یعنی اپنے شوہر کی ماں کو عزت کا مقام دینے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور خاص طور پہ آج کے معاشرے کے مردوں کو رشتوں میں اعتدال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔